गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग की है क्लास 19, पर क्योंकि सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, सर कैसी दिक्कतें हैं? डाउट वाली दिक्कतें हैं, यानी डाउट्स है। तो एक काम करते हैं, डाउट्स को आज हम लोग ट्राई करते हैं क्या करने का, क्लियर करने का। ओके सर। सर डाउट कैसे क्लियर होंगे? जब मैं समझाऊंगा तो हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक करिए। बेटा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्पोजिशन सप्लायर की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। कॉम्पोजिशन में कोई रजिस्ट्रेशन लेता क्यों है? रीजन क्या होता है कि वो क्यों रजिस्ट्रेशन लेता है? पहला रीजन होता है कि लो टैक्स है। क्या है? लो टैक्स है। अब आप ऐसे देखो, जीएसटी में मोस्टली 5%, 18%, 40% ऐसे टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। पहले 12% और 28% भी लगता था, पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टैक्सेस हटा दिए। आई एम नॉट श्योर कि 28 वाला पूरा हटा दिया, कुछ जीरो कर भी लगता है। नहीं हटा दिया है। हटा ही दिया है सर, एकदम कंफर्म है बात। एक तो क्या होता था कंपोजिशन में लो टैक्स, दूसरा क्या है लो कंप्लायंस। लो कंप्लायंस सर, लो कंप्लायंस कैसे? बेटा इसमें एक तो तुम्हें क्या करना है, क्वार्टरली फाइल करना है रिटर्न, और वो भी सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे सिर्फ टैक्स जमा करवाना है, CMP 08। इसमें तुमसे कोई और डिटेल तो मांग नहीं रहा है, ना आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल मांग रहा है, ना इनवर्ड सप्लाई की डिटेल मांग रहा है, ठीक है। साल में एक बार बस GSTR4 भर दो और छुट्टी। GSTR4 जो था वो थोड़ा थोड़ा GSTR1 जैसा लग रहा होगा थोड़ा, कि जैसे इतनी डिटेल दी है वहां पे, वैसे ही इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ रही है। इतना याद आया? यस सर। ठीक है। प्लस एक चीज और देखो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा उसको रोज अकाउंटेंट रखने की भी जरूरत नहीं है? जो कॉम्पोजिशन वाला टैक्स पेयर है उसको अकाउंटेंट रखने की क्या जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत पड़ेगी? बेटा वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा महीने में कितनी सेल हुई, उस पे सीधा 1% लगाएगा और टैक्स पे कर देगा, क्योंकि कोई झंझट नहीं है किस चीज का, ITC का भी कोई झंझट नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? अब समझ में आया कंपोजिशन लेना क्यों चाहिए। कंपोजिशन जब आप छोटे व्यापारी हो, कैसे व्यापारी हो, छोटू व्यापारी हो, तो आपका फोकस बिजनेस को ग्रो करने पे होना चाहिए, ना कि कंप्लायंस पे। कंप्लायंस से क्या होगा, आपका दिमाग इधर उधर परेशान होगा, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि एक पर्सन जब कॉम्पोजिशन ऑप्ट करता है तो क्यों करता है, ठीक है। ये तो मैंने हमारे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी चीजें कि अगर कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना है तो क्यों करना है। अमन भैया से पूछो एसी ऑन है? लग तो नहीं है सर, दिख रही है ऑन। हाँ ऑन है, ऑन है, चलो ठीक मान लेते, ठीक है। कॉम्पोजिशन अभी हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया, जो सप्लायर है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया, सप्लायर, कि आखिर वो लेता क्यों है, वाई ही ऑप्ट्स, ठीक है। ये चीज हमने समझ ली। अब देखो, जब आपने मान लिया और ठान लिया है कि हमें कोई चीज करनी है,
तो हमें लॉ भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना। लॉ कौन सा है? जीएसटी लॉ। लॉ कौन सा है? जीएसटी लॉ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब मैंने कहा कॉम्पोजिशन में कुछ रेट्स होते हैं, 1% होता है और कौन सा होता है बताओ? 5% होता है, 6% होता है, यही रेट्स होता है। अब अभी भी तुम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हो, ठीक। अब मान लो रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, तुम टर्नओवर की बातें भूल जाओगी। रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो तो कहाँ पे आ जाओगे? अगर तुम क्या हो, रेस्टोरेंट हो, तो कहाँ पे आ जाओगे? गुड मॉर्निंग। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग बताओ प्लीज जरा, सही लिखना, RESTRA टोरंटो, UNT क्या है बताओ स्पेलिंग? REST बताओ, REST, हाँ आगे AURANT। अरे हम गरीब है ना, हम ढाबा जाते हैं, इसलिए हमें स्पेलिंग नहीं आती। रेस्टोरेंट वाले कहाँ आ जाएंगे? 5%। अदर सर्विसेज कहाँ आ जाएंगे? 6%। ठीक है, यहाँ से तो मैं मैन्युफैक्चरर के बाद हमने एक और चीज दिखाई थी, वो बताओ कौन सी थी? अरे देखो, कॉपी खोलो, देखो देखो, तुम ही लोग बताओगे तो वही तुम्हें रिकॉल होगा। ये फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 10-8 सर्विसेज। एक टेबल बनवाया था, वो टेबल खोलो। Composition scale, applicable GST rates. The manufacturing restaurant and getting others में traders ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, और क्या है? 3 चीजें होती है, ध्यान से देखो। अच्छा नीचे जो लिखा है अंडर सेक्शन 10 अरे ये देखो भैया, तुम लोग इतना यही रेस्टोरेंट एंड आउटडोर सर्विसेज था, अदर ट्रेडर्स था, ये देखो, ये तो पहले लिखा था। अच्छा ऐसे करके, ओके ओके, तभी मेरे को 3 याद आ रहा था, ठीक। 1% से 2 ही चीज होती है ना, ट्रेडर्स हो गया, ठीक, रेस्टोरेंट हो गया, अदर सर्विसेज हो गया, बस इतना ही था ना, और कुछ था? देख लो। 5% में सर आउटडोर कैटरिंग की तरह तो इतना याद आ रहा है, इसीलिए कह रहा तुम लोग खुद देखो, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सर। ये जो आपने बताया था ना, इनपुट टैक्स हम लोग किस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं? टैक्स किस पे कैलकुलेट करते हैं? टर्नओवर इन स्टेट रेट, ठीक है। सिर्फ इसके लिए क्या यूज करते हैं बताना? टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। सर मतलब कि आप ये बोलना चाहते हैं
कि इसमें एग्जेम्प्ट पे भी टैक्स लग जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में? कंपोजिशन के केस में हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में तो आप सर्विस या गुड्स अगर एग्जेम्प्ट भी बेच रहे हो, कौन सी बेच रहे हो? एग्जेम्प्ट, तो भी वो आपके टर्नओवर का पार्ट बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे समझने का ट्राई करो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, आउटडोर केटरिंग कर रहे हो, अदर सर्विसेज दे रहे हो, और आपका जो टर्नओवर इन स्टेट है उसका जो एग्जेम्प्ट पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है? एग्जेम्प्ट पोर्शन है, ठीक है, उसको भी गवर्नमेंट किसमें कंसीडर कर लेती है? टैक्स में कंसीडर कर लेती है। पर जो ट्रेडर्स हैं, जैसे कि होलसेलर्स, रिटेलर, जो एक बार सामान खरीदता है और फिर बेचता है, उसके में सिर्फ कौन सा पोर्शन देती है? टैक्सेबल पोर्शन देती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत कैसे होगी? ठीक है, अब मैं जरा सा सेक्शंस लिखवा देता हूँ इसी चार्ट में, कैसा लगेगा? सर आप सुन तो रहे नहीं हो, लिखवा ही दो तो, और उसका कलर चेंज करता हूँ, हाँ सर जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई है और उससे अदर सर्विसेज दी और वो एग्जाम्प्ट है, तो क्या सर 6% के टैक्स पे देना पड़ेगा ना एग्जाम्प्ट में? जी जी जी, यही बात बता रहा हूँ। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर्स, रेस्टोरेंट, आउटडोर केटरिंग, ये सब कौन सी सेक्शन में आ जाएगा? कितना कौन सी सेक्शन में आ जाता है? 10(1) और 10(2) में। ये किस में आता है? 10(2)(a). 10(2)(a) अलग सेक्शन हो गया। 10(1), 10(2) क्या है? 10 का 1 सब सेक्शन है, 10 का 2 सब सेक्शन है, ये पूरा नया सेक्शन ही हो गया। ठीक, कितना समझ में आया? अब जब मैं कह रहा हूँ 10(1) में आता है, 10(2) में आता है, ये 10(2)(a) में आता है, तो सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो 10(1) में ऑब्लिक 2 में कंडीशंस लिखी हैं कि कब आपके ऊपर कंपोजिशन एप्लीकेबल होगा और कौन से लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 10(1) और 10(2) में बेसिकली उन्होंने ये कहा कि अगर आपका एग्रीगेट, क्या एग्रीगेट टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से अंदर रहे या बराबर रहे, नॉट एक्सीडिंग वर्ड था, डज नॉट एक्सीड ज्यादा है, कितना? 75 लाख और 150 लाख। ठीक है, 75 किसके लिए था? स्पेशल स्टेट्स के लिए था, स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट्स के लिए था। उसका लॉजिक मैंने क्या बताया था? क्योंकि उनका लाइवलीहुड किस पे डिपेंडेंट है? टूरिज्म पे, तो उनकी सेल कम होती है, इनकम कम होती है। अगर उनको लोअर लिमिट में नहीं डालोगे तो कभी उनके ऊपर कंपोजिशन लेने की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख या 150 लाख। अब मैंने फिर उसके बाद बताया था कि बेसिकली कंपोजिशन स्कीम जो आई थी वो गुड्स बेचने वालों की आई थी। ठीक है, किसके लिए आई थी? गुड्स बेचने वालों के लिए आई थी। पर फिर उन्होंने क्या करा? मार्जिनल सर्विसेज अलाउ कर दी। मार्जिनल सर्विसेज
अलाउ कर दी। कैसी सर्विसेज? मार्जिनल सर्विसेज अलाउ कर दी। अब मार्जिनल सर्विसेज अलाउ करने का लॉजिक क्या है बेटा? मोस्टली क्या होता है कि अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो तो इट इज वेरी लाइकली कि आप कुछ ना कुछ सर्विस भी दोगे। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो सूरज टायर बेचता है तो वो पंचर भी बनाता होगा, ठीक है। अब अगर वो पंचर बना रहा है तो क्या उसकी वजह से उसको बाहर निकाल दोगे कंपोजिशन स्कीम के? सीए तो कमी कर रहा है ना, कि 76 लाख या 150 लाख के अंदर ही है, तो थोड़ी सी सर्विस दे रहा है तो उसको इसलिए कंपोजिशन के अंदर रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि थोड़ी सी क्वांटिफाई कैसे होगी कि कितना थोड़ा, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया, हायर ऑफ, ठीक है। हायर ऑफ मतलब इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, 5 लाख या 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑब्लिक यूटी इन प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर शायद मैं लिखना भूल गया था, लिख लेना, कंफ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। यहां तक सब मेरे साथ हो? श्वेता ओल्ड श्वेता न्यू दोनों को समझ में आ रहा है? किसी दुखी तो नहीं हो आप? सर मेरे नाम का जो आप मजाक उड़ा रहे हैं भगवान माफ नहीं करेगा। अरे पता है मेरे नाम का मतलब क्या है? एक बार मैं पर्यायवाची पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था विपिन का मतलब होता है जंगल। फिर उसके बाद से मैंने सबके नामों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया, ठीक है। बुरा मत मान, मान भी लोगी तो मेरा क्या ही मिलेगा, ठीक है। मार्जिनल सर्विस होगी, डन है। आरएस कल क्यों नहीं आए थे? अरे तो लेट हो गए तो क्या बात है? ये लोग तो नालायक लेट हो गए सर, 10 बजे हो गए थे सीधा, 9:15 कोई बात। पता है तुम 9:15 पे भी आ जाते तो भी बहुत सारी चीजें हो जाती, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ लिखवा रहे थे। हाँ 9:15 पे तो उठा तो अरे ये तो ऊपर ही रहता है ना, नीचे उतर के आ जाता, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। आगे बताओ। संदीप जी किसके ख्यालों में है? अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैंने ये कहा था कि बेटा सर्विस वालों ने धरना दे दिया, सर्विस सेक्टर वालों ने धरना दे दिया। उन्होंने कहा मोदी जी आप पार्शियलिटी कर रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ गुड्स वालों को ही फायदा दे रहे हो, हमें तो दे नहीं रहे हो। तो मोदी जी ने फिर उनको भी अलाउ कर दिया था कि अच्छा तुम्हें भी कॉम्पोजिशन लेने दे। पर उनके केस में पता है क्या बोला कि टर्नओवर कितना होना चाहिए आपका? 50 लाख। अच्छा देखो यहाँ पे कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है क्या? मैंने क्या बोला कि स्टेटस जो है आपको चेक करना है, ऐसा कुछ बोला नहीं, सबके लिए। इसके लिए सब के लिए कितना टर्नओवर होना चाहिए? 50 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, 50 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हो? बाकी चीजें ना कर रहे हो। कौन कौन सी चीजें ना कर रहे हो? आप ऐसे गुड्स ना सप्लाई कर रहे हो जिन पे टैक्स भी नहीं लगता, यानी जीएसटी ही नहीं लगता। आप इंटर स्टेट सप्लाई और सर्विस ना कर रहे हो, आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई और सर्विसेज ना कर रहे हो, आप नोटिफाइड गुड्स जो मैंने लिखवाए थे
जैसे कि पान मसाला, आइसक्रीम, एरिएटेड वाटर्स, ये सब ना बेच रहे हो, ठीक है। या आप सीटीपी ना हो और एनआरटीपी ना हो, तभी आपको 10(2)A का बेनिफिट लेने देंगे, ठीक है। इसको हम लोग प्यार से न्यू कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? अब अगर मैं कहूं कि तुम्हें टर्नओवर चेक करना है, तो तुम्हें 3 चीजें चेक करनी पड़ती है। क्या 75 लाख के ऊपर जा रहा है कि नहीं, क्या 150 लाख के ऊपर जा रहा है कि नहीं, क्या 50 लाख के ऊपर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बेच रहा होगा, गुड्स बेच रहा होगा प्लस मार्जिनल सर्विस अलाउड है, ठीक है। यहाँ पे क्या बेच रहा होगा, गुड्स बेच रहा होगा प्लस मार्जिनल सर्विस अलाउड है। यहाँ पे क्या है, अदर सर्विसेज। और एक चीज और याद रख लो कि जब मैं गुड्स बोल रहा हूं यहाँ पे, तो उसमें रेस्टोरेंट और केटरिंग भी आ जा रहा है। रेस्टोरेंट में और केटरिंग में समझने के लिए ऐसे समझ लो कि रेस्टोरेंट में मेन पर्पस तो खाना खाना है ना, वो प्लेट लेके आ रहा है, वो सर्विस है, पर मेन एलिमेंट क्या है, खाना। तो इस वजह से उसको ऊपर एक्सेप्शन में भी लिखा गया था कि अ पर्सन engaged in supply of services except restaurant and outdoor catering, क्योंकि गवर्नमेंट ने शुरू में ही मान लिया था कि यार रेस्टोरेंट वालों को अगर हमने कंपोजिशन नहीं दिया तो बवाल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? सर कल आपने ऐसे तो नहीं लिखवाया था बेटा, मैं लिखवा थोड़ी रहा हूँ, तुम्हें सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे सोचा जाता है। यहाँ पे गुड्स प्लस मार्जिनल सर्विस अलाउड है, यहाँ पे गुड्स प्लस मार्जिनल सर्विस अलाउड है, और यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, अदर स्टेट। जब भी मैं मार्जिनल सर्विस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, मार्जिनल सर्विस की, तो तुम्हें एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें किसके बारे में सोचना है, टर्नओवर इन स्टेट। जब मैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तब किसके बारे में सोचना है, एग्रीगेट टर्नओवर। यहां तक समझ में आया? यहां पे आप किसके बारे में सोच रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे किसके बारे में सोच रहे हो, टर्नओवर इन स्टेट के बारे में। इतना अगर आपको क्लियर है तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, बताओ। सूरज, मार्जिनल सर्विस में 5 लाख वाला है सर। 5 देखो बेटा, 5 लाख वो अभी एग्जांपल्स कराएंगे, अभी कराएंगे एग्जांपल्स। 5 लाख वाली लिमिट तो समझ में आ गई ना, विच एवर इज हायर, टर्नओवर का स्टेट में जितना तुम्हारा टर्नओवर हुआ या 5 लाख, उनमें से ज्यादा जो है उतना मार्जिनल सर्विस में अलाउ हो जाएगी। ये वर्ड समझ में आ गया? सर ये थोड़ा सा अदर सर्विस का लिखा कर दीजिए, अदर सर्विस। आओ बेटा एग्जांपल ले ही लेते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहा था पर तुम लोग ने रोक दिया, ठीक है। मान लो मैं क्या हूं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। क्या हूं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। मेरा एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 45 लाख था, ठीक है। अब बताओ मुझे कौन सी कंपोजिशन स्कीम अलाउड होगी, ओल्ड कंपोजिशन स्कीम 10(1) 10(2) वाली या न्यू कंपोजिशन? हाँ, न्यू कंपोजिशन स्कीम अलाउड होगी। सूरज गलत बोल रहे हो, न्यू क्यों अलाउड होगी?
सर्विस क्योंकि मैं रेस्टोरेंट नहीं खोले हुए, मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, सर्विस ठीक है। अदर सर्विसेज, मैं कोई गुड्स भी नहीं बेच रहा हूँ, ओनली सर्विस है ये। क्या है? ओनली सर्विस। तो मेरे ऊपर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा बताना जरा। 10(2)(a) उसमें क्या लिखा है कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 लाख के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख ले, 50 लाख के नीचे या बराबर होना चाहिए, ठीक है। अरे ये तो उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखो। टर्नओवर कितना होना चाहिए? स्मॉलर देन या इक्वल टू 50 लाख। अब समझ में आ रहा है? ये लैंग्वेज समझ में आती है तुम लोगों को? 10(2)(a कब एप्लीकेबल होगा? जब टर्नओवर आपका या तो 50 लाख के बराबर हो या छोटा हो, ठीक है। डन है। अब कुछ और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा बिजनेस है ग्रोसरी स्टोर का, ग्रोसरी स्टोर का, ठीक है। प्लस मैं वहां डीजे भी बजवा देता हूं कि आप चाहो तो आके नाच भी सकते हो, ठीक है। अब बताओ ये क्या है? गुड्स बेच रहा हूँ, ग्रोसरी स्टोर में आटा दाल चावल ये सब बेच रहा हूँ। और ये क्या है? डीजे क्या है? सर्विस, ठीक है। अब सबसे पहले तुम मेरे से पूछोगे सर एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कितना है? मैंने बोला अरे बात, मैंने बोला एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है मेरा सर 1,20,00,000। कितना है? बताओ मुझे कंपोजिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताओ मुझे कंपोजिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। पहले तो बताओ कौन से स्टेट में हो आप? ये क्वेश्चन करोगे आप क्लाइंट से, कौन से स्टेट में आप हो। दूसरा क्वेश्चन क्या करोगे? टर्न ओवर इन स्टेट, क्या? टर्न ओवर इन स्टेट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कितना था, ठीक है। टर्न ओवर इन स्टेट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कितना था? समझ में आ रहा है? सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटा सही बात कर रहा हूँ, करेंट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा किसकी बात करूंगा? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जहां P/Y लिखा है उसको आप F भी लगा लो ताकि आप लोग जो फाइनेंशियल ईयर बोलो, जनवरी फरवरी मार्च मत बोलो, ठीक है। अब आप 2 क्वेश्चन क्या पूछोगे? कौन सी स्टेट है और कौन सा टर्नओवर है, ठीक है। टर्नओवर आपका कितना है और इसमें भी बाइफरकेशन मांगोगे। क्या मांगोगे? बाइफरकेशन मांगोगे। किस चीज का बाइफरकेशन मांगेंगे? सर गुड्स का कितना है और सर्विस का कितना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? सर एक बार सेक्शन बता दीजिए इस केस का तो मजा आ जाए। सर 10(1) और 10(2) आप हमेशा साथ में क्यों लिखते हो? 10(1) बताता है कि कब आ सकते हो और 10(2) बताता है कब नहीं आ सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा साथ में लिख देता हूँ।
यहाँ से समझ में आया? अब तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर ये बता दो कि टर्न ओवर इन स्टेट कितना है। मैंने कहा मेरा टर्न ओवर इन स्टेट जो है गुड्स का है 11 लाख, सर्विस का है, और बाकी बचा कुचा किसका है? गुड्स का। कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है? 1.01 करोड़ आएगा? नहीं, 09 करोड़ आएगा? नहीं, कुछ गलत है? सही है। 11 लाख का गुड्स बेचता हूँ, सॉरी सर्विस बेचता हूँ, और 1.09 करोड़ का गुड्स बेचता हूँ। ठीक है। जैसे ही गुड्स प्लस सर्विस आपने देखा, मतलब केस किसका बन गया? मार्जिनल सर्विस का। ठीक, यहां तक सब मेरे साथ हो? सबका साथ सबका विकास। सर गुड्स प्लस सर्विसेज कोई मार्जिनल सर्विसेज? गुड्स प्लस सर्विस मतलब क्या हो गया कि आप चेक करोगे कि सर्विस का नेचर क्या है, मार्जिनल है कि नहीं। मार्जिनल का मतलब है कि थोड़ी अलाउड है। कैसी अलाउड है? थोड़ी अलाउड है। तो थोड़ी चेक करने के लिए फॉर्मूला है, क्या है? 5 लाख रुपए या 10%, अरे 10% of turnover in state of previous financial year। ठीक, आपको कितनी सर्विस अलाउड है? या तो आप 5 लाख रुपए की सर्विस कर सकते हो, या आप कितने की कर सकते हो? 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। 5 लाख को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेते हैं। टर्नओवर कितना था बताना बेटा? 1.2 सीआर था। ठीक है, यही था ना? बताओ, टर्नओवर इन स्टेट यही था। टर्नओवर इन स्टेट दोनों का जोड़ के इतना ही तो आ रहा है भाई, 1.2 करोड़। ठीक, इसका कितना परसेंट अलाउड है? 10%। कितना अलाउड है? 10% अलाउड। सर 10% कितना हुआ? बताओ। 12 लाख। यहाँ पे सर्विस वो कितने की दे रहा है? What does this means? यहाँ पे ऐसे लिख लो, since marginal service is within specified limits, grocery owner can avail the benefit of composition scheme। समझ में आया मैंने क्या लिखवाया? क्योंकि मार्जिनल सर्विस जो है वो विदिन क्या है? स्पेसिफाइड लिमिट्स है। ठीक है, इसलिए कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। अगर मान लो यहां मार्जिनल सर्विस कितनी होती? 13 लाख होती। कितनी होती? 13 लाख होती। तो क्या कंपोजिशन स्कीम मिलती? इसका आंसर पिंक से लिखा होगा। if service turnover is equal to 13 lakh, then the
services supplied would have crossed the specified limits and grocery owner would not be eligible for composition scheme. However, since his turnover is greater than 40 lakh, he is required to take registration in GST आगे क्या लिखूं रेगुलर। अब समझना गया। इस एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तो पूछ लो। जैसे ही मार्जिनल सर्विसेज जो हुई वो मार्जिनल नहीं रही। बेटा 12 लाख तक तो हम मार्जिनल मान रहे थे, पर 12 लाख के ऊपर गया तो सर्विस का पोर्शन ज्यादा हो गया ना। अब आप छोटू सर्विसेज नहीं दे दो, आप मोटू सर्विसेज दे दो, आप सर्विस ज्यादा दे दो जितना अलाउड है उससे, तो 10(1) और 10(2) जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पे देखो क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.2 CR है, तो आप 10(2) में भी नहीं आ सकते, राइट? Yes, sir. भाई अदर सर्विसेज कैटेगरी में भी तुम नहीं डाल सकते हो क्योंकि तुम्हारा टर्नओवर क्या है 50 लाख से तो ज्यादा ही है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? मैं जब 10(2)(a) की बात करता हूँ तो मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि सर्विस के साथ आप गुड्स नहीं बेच सकते। रिस्ट्रिक्शन हमेशा पता है किस पे लगी है? सर्विस पे लगी है। अभी यही सेम केस होता और इसमें 1.2 CR की जगह मैं टर्नओवर मान लो 45 लाख कर देता। कितना कर देता? 45 लाख। ठीक है, तो 10(2)(a) भी चेक करना पड़ता। ये चीज समझ में आ रही है? सूरज, मैं क्या बोल रहा हूं? एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 है। अब जो है सेम ग्रोसरी ओनर है, ठीक, वो दो चीजें सप्लाई कर रहा है, एक गुड्स सप्लाई कर रहा है और एक सर्विस सप्लाई कर रहा है। गुड्स जो सप्लाई कर रहा है वो कर रहा है, टोटल जो वैल्यू है वो 45 लाख है, टर्नओवर इन स्टेट, ठीक है, और यही एग्रीगेट टर्नओवर भी है, बराबर है। ठीक है, कितना है? 45 लाख, जिसमें से गुड्स कितने वो सप्लाई कर रहा है? गुड्स वो सप्लाई कर रहा है, मान लो इतना दे दो 39 लाख। कितने सप्लाई कर रहा है? 39 लाख। सर्विस कितनी हो जाएगी? 6 लाख की। ठीक, अब इसमें चेक कर देते हैं। पहले क्या चेक करोगे? एग्रीगेट टर्नओवर चेक करोगे। कौन सा वाला? एग्रीगेट टर्नओवर। स्टेट हमारी यूपी है, ऊपर भी यूपी है, यहाँ पे भी यूपी है।
ऊपर यूपी लिखा है कि नहीं? स्टेट यूपी, ठीक। तभी तो 1.2 CR वाला चेक कर रहे थे, 1.5 से, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर हमारा कितना है बताओ बेटा? 45 लाख, ठीक है। तो अब हमें दो स्कीम्स पे चेक कर सकते हैं, एक 10-1 एंड 10-2 वाला और एक 10-2 A में। ये चीज समझ में आ गई? इसमें क्या कहता है, दो कंडीशन है। अगर आप क्या सप्लाई कर रहे हो, गुड्स प्लस सर्विस कर रहे हो, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? मार्जिनल सर्विस चेक करना पड़ेगा, ठीक। मार्जिनल सर्विस में क्या कहता है, और यहाँ पे टर्नओवर कितना अलाउड था हमें? 1.5 करोड़ तक, ठीक है। अप टू 1.5 करोड़ तक आप कंपोजिशन में आ सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? अप टू 50 लाख, ठीक। समझ में आ रहा है अभी? यहाँ पे गुड्स प्लस छोटी सर्विसेज, ठीक, ऐसे वो स्टार बना रहे हो, छोटी सी सर्विसेज भी अलाउड है, ठीक। यहाँ पे क्या है? सर्विस प्लस गुड्स है, सर्विस प्लस गुड्स है। मैंने वहां पे अदर सर्विस लिखवाया था, बट यहाँ पे गुड्स भी आप सेल कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सर्विस प्लस गुड्स है, ठीक। अब मार्जिनल सर्विस चेक करोगे, लिमिट क्या है बताना जरा? 5 लाख है या 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मैंने ऊपर जो डेटा दिया है वो किसका है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है। ये डेटा सब किसका है? अरे भाई, ये डेटा किसका है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। अब मैंने क्या बोला? गुड्स प्लस सर्विस में आप क्या चेक करोगे? 5 लाख या 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट व्हिचएवर इज हायर। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 5 लाख पे आज लिख देंगे। टर्नओवर इन स्टेट बताओ, यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ था कितना है बताओ, देखो सर्विस का पोर्शन कितना है? 6 लाख, गुड्स का कितना है? 39, टोटल करोगे कितना आ जाएगा? 45, और टर्नओवर इन स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था? बराबर है, ठीक। कितना लिखना है मुझे यहाँ पे? 45 लाख का 10%, कितना आ रहा है? 4.5 लाख। तो इसमें मैक्सिमम कितना अलाउ होता? 5 लाख, ठीक। हमने कितने की दे दी? हमने कितने की दे दी? हमने तो 6 लाख की सर्विस सप्लाई करी। तो क्या ये स्कीम मिलेगी? नहीं मिलेगी। श्वेता यहाँ तक साथ में हो? अब यहाँ पे आ जाओ। आप क्या दे रहे हो? सर्विस दे रहे हो और कुछ गुड्स सेल कर रहे हो, जबकि गुड्स का पोर्शन क्या है? गुड्स का पोर्शन क्या है? ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे गुड्स वो वाले नहीं होने चाहिए, पान मसाला, एरिएटेड वाटर्स, ठीक है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ कौन से गुड्स होने चाहिए? अदर गुड्स होने चाहिए। इतना समझ में? नहीं होंगे क्या नोटिफाइड वाले? हाँ, नोटिफाइड गुड्स तो एक्सेप्शन में थे ना, कि इनको कंपोजिशन कभी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी उनको नहीं मिलेगा, उसके एक्सेप्शन में लिखा हुआ है ना, नोट्स पर रेफर करना। अब देखो यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम लोग, ये क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, ठीक है। registered person not eligible to opt 10(1), 10(2) whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 50 lakh may opt to pay tax of an amount of tax not exceeding 3% of turnover in state or turnover in UT if he is not following, ठीक। अब इसमें देखो, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग,
50 लाख लिमिट है। टर्नओवर किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए? 50 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए? 50 लाख। इसका टर्नओवर कितना है? 45 लाख है। इसका टर्नओवर 45 लाख है। तो क्या इसको 10-2 मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब एक चीज लिख लो, कल जब नोट्स लिखवा रहे थे तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, 18 वाले में आओ। यहां पे लिख लो प्लस गुड्स, नॉट, ठीक है, प्लस गुड्स। टेन टू ए कहां पे लिखा था मैंने? यहाँ पे एक नोट डाल दो जहां सीपीपी लिखा था। 10-2 A goods can also be sold except specified goods। अरे यहाँ पे ये न्यू कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे लिखा था। इधर देखो हेडिंग देखो, न्यू कंपोजिशन स्कीम लिखा था, उसके नीचे आओ। हाँ, यहाँ नया नोट लिखना है इसके आगे, ठीक है? क्या लिखना है? नया नोट लिखना है। गुड्स कैन ऑल्सो बी सोल्ड एक्सेप्ट स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स कौन से? यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में 8 लिख लो ताकि तुम्हें याद आ जाएगा कि ऊपर जो दिए थे उनकी बात कर रहा हूं। ठीक, मेंशन अबव प्रोवाइडेड टर्नओवर इन स्टेट इज अप टू 50 लाख। ठीक, ठीक है, ये हो गया। यहां तक हो गया तो बताओ। सर एक कंफ्यूजन है भाई एक मिनट दो, कंफ्यूजन अभी होल्ड पे रखना है। मैं एक लॉजिक दे दूं, फिर कंफ्यूजन जो है हम टेकअप करेंगे। सही, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। 10-2A में आप सर्विस भी अलाउ कर रहे हो और गुड्स भी अलाउ कर रहे हो। सर कल क्यों नहीं बताया मैं गुड्स अलाउड है? क्योंकि हमें पता है तुम लोगों का इतना सा दिमाग है, उसमें हम दो बार गुड्स लिख देंगे तो तुम 10-1 और 10-2 और 10-2A को कंफ्यूज करते रहोगे। ठीक, अब देखो मोदी जी बुद्धू आदमी है। 10-1 और 10-2 में जो रेट था ना वो कितना था? 1% था और 5%। 10-2A में कितना हो गया रेट? 6% हो गया। ठीक है, कितना समझ में आया कि 10-2A में रेट कितना हो गया? 6% हो गया। ठीक है संदीप जी। अब अगर कोई यहाँ एलिजिबल नहीं हो रहा है और यहाँ वो चाहता है कि गुड्स पे भी वो 6% में पेमेंट कर दे, तो मोदी जी क्यों मना करेंगे? कहेंगे आओ बेटा दे दो 6% में, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है,
अगर तुम्हारा टर्नओवर कम है और तुम 6% देना चाह रहे हो तो हम तो खुशी होंगे ना। तुम जीएसटी में एक बार रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रहे हो, नालायक हो एक नंबर के, नालायक हो एक नंबर के कि तुम्हारा टर्नओवर 50 लाख पहुंच गया है, गुड्स के केस में 40 लाख में तुम्हें रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए था, पर तुम कह रहे हो कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, हमें बहुत काम करना पड़ता है। ये वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये वाली कंपोजिशन स्कीम लाई गई है 10(2)(a कि 40 लाख से जैसे वो ऊपर पहुंचे और 50 लाख के अंदर है। अब वो कह रहे हैं कि हमसे कंप्लायंस हो नहीं रहा है, हम मेनली तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम थोड़ा बहुत सामान बेचते हैं। अब मान लो मेरी दुकान पंचर की और मैं ज्यादातर तो पंचर ही बनाता हूँ, पर कुछ कुछ टायर भी बेच देता हूँ, तो उन सबको यहाँ पे पकड़ लिया मोदी जी ने। ठीक, बेनिफिशियल कौन सी ज्यादा स्कीम है ये बताओ। अगर तुम गुड्स बेच रहे हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल तो ये वाली है ना, ठीक है, तो तुम इसमें कभी लोगे ही नहीं। इसीलिए मैंने मेजरली इसको क्या बोला था, सर्विस वालों के लिए है। इसके लिए है, सर्विस वालों के लिए, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं मिल रहा था ना। अब समझ में आया, 10(2)(a तुम खुद ही नहीं लोगे, क्योंकि अगर तुम्हारा टर्नओवर जो है 50 लाख के अंदर है तो तुम्हारा 150 के भी तो अंदर ही हुआ, 150 के भी तो अंदर ही हुआ। यहां पे तुम आओगे ही कब 10(2)(a में, जब मेजर कंपोनेंट तुम्हारा सर्विस का होगा, ठीक है, क्योंकि तुम 10(1) और 10(2) ले नहीं पा रहे हो तभी तो तुम यहाँ पे आओगे। अगर तुम लोग डेफिनेशन देखो सही से, कहा गया 18 वाला, घर पे इसलिए कहते हैं जाके पढ़ना बहुत जरूरी है। रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1) एंड 10(2)। ठीक, कहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है तुम्हें, 10(1) 10(2) में नहीं मिल रहा है, और उनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल किससे ज्यादा नहीं हुआ है, 50 लाख से ज्यादा नहीं हुआ है। May opt to pay an amount not exceeding 3% plus 3% और 6% of the turnover in the state। और उनको क्या क्या नहीं करना है, गुड्स एंड सर्विस नॉट इन जीएसटी, यानी ये कौन सी वाली थी, एल्कोहल था ना, एल्कोहल, ठीक, ये ना सप्लाई करें, इंटर स्टेट ना सप्लाई करें, ईसीओ के थ्रू सर्विस ना दे, मैन्युफैक्चर ना करें, कौन से गुड्स, नोटिफाइड गुड्स, ठीक, सीटीपी ना हो, एनआरटीपी ना हो। यहां मैंने कहीं पे लिखा था कि वो गुड्स नहीं बेच सकते, ऐसा तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, बस ये नोट नहीं लिख पाया। अब इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जब आप छोटे बच्चे होते हो, नन्हे मुन्ने होते हो, तो मैं जो बोल देता हूँ वो आप मान लेते हो, पर लॉ में कहीं भी गुड्स को हटाया नहीं गया, इसलिए ये पूरा मैंने बुक से देख के लिखवाया था ना, याद आ रहा है। यहाँ देखो गुड्स कहीं नहीं हटाया, यहाँ सिर्फ इतना कह रहा है कि ऊपर ना आया हो तो 10(1) में और 10(2) में ना आया हो तो यहाँ आ सकता है, प्रोवाइडेड उसका टर्नओवर कितना से ज्यादा ना हो गया हो, 50 लाख से। क्लैरिटी बड़ी थोड़ी सी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारा टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है, पर तुम सर्विस ज्यादा प्रोवाइड करते हो। यही तो ये स्कीम कह रही है, 10(2)(a क्या कह रही है, तुम सर्विस ज्यादा प्रोवाइड करते हो। अगर तुम सर्विस कम प्रोवाइड करते तो तुम 10(1) में आ जाते ना, 10(1) 10(2) में मार्जिनल सर्विस की वजह से। जब तुम सर्विस ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो तब तुम्हारे लिए क्या हुआ, 10(2)(a आया, ठीक है, पर कभी भी ये नहीं कहा गया कि तुम 10(2)(a में गुड्स नहीं बेच सकते। कौन से गुड्स नहीं बेच सकते हो ये बता दिया, नोटिफाइड गुड्स, बट गुड्स नहीं बेच सकते हो ये नहीं बोला। यहां तक समझ में आ गया। आप डाउट लेते हैं संदीप जी बताइए। देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे को बीच में मत रोका करो, बीच में रोक दे तो फ्लो टूट जाता है। उस दिन अमीशा ने भी मेरे से यही बोला था, सर बीच में डाउट मत किया करिए क्योंकि टॉपिक के बीच में फिर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। यहां तक हो गया। सर इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है। हाँ बेटा क्या करें, मजबूरी है। कितना टाइम बचा है, ओह आधा घंटा बचा है अभी मेरे पास। आओ कुछ नोटिंग करवा देता हूँ।
ये बड़ी बड़ी हेडिंग डालो। While computing the threshold limit of 1.5 crore oblique 75 lakh oblique 50 lakh inclusions in and exclusions from aggregate turnover. यहाँ पे हेडिंग डालो includes, यहाँ पे डालो excludes। Value of all outward supplies taxable supplies exempt supplies exports interstate supplies of person having same bank be computed on all India basis। ठीक है। एक्सक्लूड क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूपीजीएसटी, यूपीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी वाला, ठीक है। आईजीएसटी, सेस, ठीक, एक तो ये पॉइंट हो गया। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई लायबल
2 hours. ये इम्पोर्टेंट है, इसको रेड से लिखो। वैल्यू ऑफ exempt supply of services provided by way of X X का नाम आते ही क्या बोल रहे थे? Extending deposits loans in so far as the consideration is represented by way of interest or discount. ठीक, यहाँ तक लिख लिया सब लिख रहा है। संदीप जी डन। इसके नीचे लिखो, एक ऐसे बॉक्स बना लेना। Value of supplies made by registered person from 1st April of a financial year up to date on which he becomes liable for registration under CGST Act. ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक स्टार बनवाया था एक्सपोज पे, यहाँ पे उस स्टार का पॉइंट लिखवा देगा।
the value of export. अच्छा एक साल ये स्प्लिट एक साल बता दो the value of export and interstate supplies is relevant only while determining the aggregate turnover of the current financial year. इसको एक डब्ल्यू में कर दो in which composition supplier has opted for एक मिनट relevant only by defining the aggregate turnover the current को रख कर लो सॉरी ना लिखो previous ये हटाना पड़ेगा previous financial year बेटा ये करना है the value of export and interstate supplies is relevant only while determining the aggregate turnover of the previous financial year ठीक अब यहाँ से लिखो these values कौन सी interstate वाली और export वाली are not relevant वो लाइन लिखे कर दिया और अब जो लिखा है वही कर लो बस determining the aggregate turnover of current financial year अब इस पे भी डब्बा बना दें नॉट रेलेवेंट को हाईलाइट कर लो यहाँ पे रेलेवेंट को हाईलाइट कर लो in which the composition supplier has opted for composition levy as he is not permitted to make interstate
supplies and exports in the said current financial year. ठीक, यहाँ तक हो गया? जाने? Yes. Consumption के बाद dairy. यहाँ पे हेडिंग डाली थी ना, ए एग्रीगेट टर्नओवर। Yes, sir. Yes. ए के बाद क्या आता है? सी तक मत पहुंचो। डी, यहाँ पे क्या लिखोगे? टर्नओवर इन स्टेट ऑब्लिक यूटी। All taxable supplies and exempt supplies made within state public duty while computing turnover in state public duty of a supply other than manufacturer and restaurant service
कॉम्प्लिकेटेड प्रोवाइडर agent supplies will not be taken into consideration. तो ये क्या लिखवा रहे हैं, लिख लो इसका। क्या नहीं आएगा, CGST, SGST, ठीक है DP, GST, IGST, सेस, value inward supply liable to RCM अब इसको हरे पेन से लिख रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई from the first day of April, सर क्या लिखवा रहे हैं, और फाइनेंशियल ईयर up to a date on which he becomes liable for registration सर रुक जाइए ना बेटा, बस बस खत्म। ठीक है, बस हो गया। देखो नीचे एक पॉइंट और लिखना है, तो उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सर हम लोग कैसे कॉपी करें, ये करके कॉपी करें, हम कैसे कॉपी करेंगे, हम कैसे कॉपी करेंगे, खत्म बेटा खत्म। अरे वो मैं लिख दूंगी, नेक्स्ट वाले पेज पे लिख दूंगी।
डन है? मम्मी भी एक घंटा सेम है दबा मत लिखना, नालायक को लिख लो, बाद में नहीं है। बाद में कुछ याद नहीं आएगा। सर आप इतना जो लिखवा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? नोट्स दे दें बेटा, टाइम नहीं मिल रहा है। तो प्रिंट आउट करा दीजिए, तो सही है। मर्जी और मेरा मानना है जैसे कि हाथ से लिखे हुए नोट्स बैठे